जय हिंद। वेलकम बैक टू नॉलेज सार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह ईवीएस की क्लास है जिसमें अब तक हमने 6 क्लास कवर कर ली है और यह 7वीं क्लास है। अगर आपने वो पहले वाली क्लासें ना देखी हो तो उन्हें भी ज़रूर देखें। देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ है। हमने जो है CTET 1 to 5 के लिए जो बैच चलाया हुआ है उसका नाम है सार बैच, और उसी में ये जो ईवीएस की क्लासें चल रही है आज है 7वीं क्लास। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है परिवार। परिवार यानी फैमिली। अब फैमिली के बारे में एनसीईआरटी में कुछ बातें दी हुई है जिनमें से देखेंगे क्या है। देखिए, सबसे पहला है एकल परिवार, माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, यानी एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। इसी तरह से संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में दादा दादी, माँ बाप, चाचा बुआ और उनके बच्चे, या ऐसा हो सकता है नाना नानी, माँ मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो परिवार हैं ये फेमस परिवार है, ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देखिए, एकल परिवार तो जैसे मिलता है शहर में, ज़्यादातर शहरों में एकल परिवार का प्रचलन है वर्तमान में, और जो गांव में देखने को मिलता है वो है संयुक्त परिवार। तो दोनों ही परिवारों की अपनी अपनी कुछ अलग अलग बातें हैं, खासियत या विशेषता या फिर कुछ कमियां भी कह सकते हैं। जैसे एकल परिवार में अगर बात करें हम बच्चों की तो उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि संयुक्त परिवार में दिया जाता है। ठीक है, देख भी सकते हैं माँ बाप और उनके बच्चे हैं, और इसमें थोड़े बड़ी फैमिली हो गई। इस तरह का जो परिवार है वो गाँव में देखने को ज़्यादा मिलता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, चील, बाज और गिद्ध, आपने नाम पहले भी बहुत सुने होंगे, और एनसीईआरटी में इनके लिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, पहले ये है चील, और इसको देखेंगे तो ये बाज है, और ये है गिद्ध। तीनों में काफ़ी अंतर है, बस देखेंगे क्या क्या अंतर है वो। जैसे चील, बाज और गिद्ध, इनकी देखने की क्षमता 4 गुना होती है, यानी हमसे ये 4 गुना बेहतर अच्छा देख सकते हैं। इसके बाद गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे वातावरण में साफ सफाई का काम करते हैं। गिद्ध पृथ्वी के अपमार्जक या डिटर्जेंट भी होते हैं, क्योंकि ये सफाई का काम करते हैं। अपमार्जक भी एक तरह से सफाई का ही सफाई को लेके ही एक वर्ड है जो यूज़ होता है। जैसे डिटर्जेंट से हम अपने कपड़े धोते हैं, उसी तरह से ये भी डिटर्जेंट का काम करते हैं हमारे वातावरण के लिए। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें गिद्ध, बाज और चील को लेके। अब इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं, जैसे इनकी जो चोंच है वो हुक्के जैसी होती है, तीनों की एक जैसी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो है मांस को खाते हैं, और मांस को काटने, फाड़ने और निगलने के लिए इसी हुक की तरह एक चोंच चाहिए जो तेज होती है। अभी हम बात करेंगे और आगे जाके चोंच के बारे में, तो इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्तनधारी सरीसृप एवं कीट। इसमें अगर हम बात करें स्तनधारी यानी मैमल्स, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, और कीट यानी इंसेक्ट्स, इनके बारे में क्या है। जैसे स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ये जो है इनमें कुछ प्रजातियों को छोड़कर लगभग सभी जो हैं स्तनधारी वो बच्चे देते हैं। जैसे कुछ स्तनधारी जो बच्चे नहीं देते वो अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस एक स्तनधारी होता है, प्लेटिपस। ये बच्चे ना देके अंडे देता है, और उसके बाद अंडे में से बच्चे होते हैं। इसके बाद है सरीसृप। सरीसृप मतलब ये सरक कर चलने वाले जीव होते हैं, जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, छिपकली, इसी तरह से सांप भी होता है। और कीट यानी मक्खी, मच्छर, ये मधुमक्खी, ये सभी कीट की श्रेणी में आते हैं। तो ये दिया था एनसीईआरटी में कुछ कीटों के बारे में, स्तनधारी और सरीसृप के बारे में। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है देखते हैं। अब है उल्लू के बारे में। उल्लू, जैसा कि आप जानते हैं, उल्लू एक निशाचर है। रात में इसको रात में दिखता है ठीक से, इसलिए वो रात को निकलता है। और इसके बारे में क्या है, जैसे ये गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी अपनी गर्दन मैक्सिमम पीछे तक घुमा के पीछे ले जाता है बिल्कुल। लेकिन अभी हमने पीछे जो क्लास थी इससे पहले वाली में हमने मैना के बारे में बात करी थी। जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है,
और ये आराम आराम से सीधे आराम आराम से घुमा सकता है ऐसे, और मैना एकदम से घुमाती है। तो इनमें कुछ अंतर है। अब एक बात हो रहा है, जैसे इनकी जो आँख है वो इंसानों की तरह होती है सामने की तरफ, जैसे हमारी आँख दिख रही होगी आपको सामने, वैसे ही उल्लू की भी आँख सामने की तरह होती है, ना कि सिर के दोनों तरफ। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पक्षियों की आँखें। अभी जैसे हम बात कर रहे थे उल्लू की आँख सामने होती है, तो पक्षियों की आँखों के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे अधिकांश पक्षी जो होते हैं उनकी आँखें सिर के दोनों ओर होती है, ठीक है। आँखें जो होती हैं इनकी स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, यानी इनकी आँख, जैसे हम अपनी पुतलियों को, अगर हमें साइड में कुछ देखना होता है तो अपनी पुतलियों को हम साइड में ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन अगर इन पक्षियों को कुछ भी देखना होता है सामने ना साइड में, तो ये सीधे अपनी गर्दन को ही घुमाते हैं, क्योंकि इनकी पुतली स्थिर होती है। इसके बाद पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। इसके बाद है इनकी जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, जैसा भी हमने बात की। ये इधर उधर देखने के लिए अपनी जो गर्दन है उसको घुमाते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पक्षियों के पंख। अब पक्षियों के पंखों के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ये गर्माहट देते हैं। पक्षियों को जो पंख है, पक्षियों के पंख इनको गर्माहट देते हैं, और जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कपड़े तो नहीं पहनते, तो इनकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत घने बाल होते हैं, उन्हीं को पंख कहते हैं। तो ये जो है इन्हें गर्माहट देता है, जिस वजह से इनको सर्दी नहीं लगती। ये जलरोधक यानी वाटर प्रूफ होते हैं, ना तो ये पानी में गलते ना सड़ते ना ही टूटते। मुलायम भाग, और इन पंखों का जो मुलायम भाग है उसको हम बार्ब कहते हैं। इसी तरह से रेचिस, रेचिस जो है पंख का ढांचा होता है, जो ये आप देख रहे होंगे पंख का पूरा ढांचा, इसको कहते हैं रेचिस। क्विल, क्विल पंख का जो सबसे मोटा और सख्त हिस्सा होता है उसे कहते हैं क्विल। देखा होगा आपने नीचे कोई पंख अगर देखा भी हो तो नीचे का जो हिस्सा होता है मोटा सा, जहाँ से वो स्किन से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं क्विल। और इसके बाद है कैलेमस। कैलेमस पंख का सबसे निचला सपाट और पारदर्शी हिस्सा होता है, जो स्किन यानी पक्षियों की स्किन के अंदर घुसा होता है, वो बिल्कुल पारदर्शी हिस्सा होता है, देखा भी होगा आपने। तो ये थी कुछ बातें पंख के बारे में। इसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेड़ पौधे, प्लांट्स और ट्रीज। देखिए पेड़ पौधे भली भांति आप जानते होंगे, यानी वृक्ष। वृक्ष एक, देखिए एक इसमें वृक्ष में एक मुख्य तना होता है जिसे ट्रंक भी कहते हैं, जैसे आम, लीची, आम और लीची का पेड़। इसी तरह से झाड़ी, झाड़ी जो होती है इनमें कोई केंद्रीय तना नहीं होता, यानी बहुत से तने के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन कोई मेन तना नहीं होता। जैसे बड़े बड़े पेड़ देखोगे आम, लीची, ऐसे ही दूसरे पेड़ होते हैं। जैसे गुलाब और मेहंदी, ये झाड़ियाँ हैं। आपने गुलाब जो देखा होगा वो पौधा जो है वो है झाड़ी की श्रेणी में आता है। इसी तरह से साग, साग यानी हर्ब्स, इनमें तना जो होता है वो कोमल और हरा होता है। जैसे पालक, सरसों, आपने बहुत साग खाया होगा पालक और सरसों का, तो उसी तरह से ये किसके श्रेणी में आता है, ये आता है साग की श्रेणी में। इसके बाद है घास। घास, अब घास के बारे में अगर बात करें तो इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है और मिट्टी को जकड़े रहती हैं, ठीक है। इसके बाद विसर्पी लता या क्रीपर प्लांट भी कहते हैं इसको। ये ज़मीन पर फैलते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, लौकी और कद्दू की जो बेल होती है। आरोही लता, नेक्स्ट है आरोही लता यानी क्लाइंबर प्लांट्स। नाम से ही पता चल रहा होगा, इंग्लिश में अगर देखें तो क्लाइंबर, क्लाइंब मतलब चढ़ना, ठीक है। तो क्लाइंबर यानी चढ़ना, चढ़ने वाले, जो पेड़ के ऊपर या किसी सहारे से चढ़ते हैं उनको कहते हैं क्लाइंबर प्लांट्स। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, अंगूर, करेला और मटर। ये जो प्लांट्स हैं ये हैं आरोही लता या क्लाइंबर प्लांट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीज या सीड्स। अगर आप सीड्स के बारे में बात करें तो सभी ने देखे होंगे बीज, ठीक है। इनमें से क्या होता है, इनको अगर हम ज़मीन में डाल दें तो अंकुरित हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे इनके बारे में कुछ बताया, जैसे ये प्राचीन समय में क्या होता था, जो बीज होते थे उनको संरक्षित या फिर सुरक्षित करने के लिए
सूखी लौकी में रखकर और उसके अंदर नीम की पत्तियां डाल देते जिससे कीड़े न लगे, और उस लौकी के मुंह को मिट्टी से बंद कर देते थे जिससे बीज सही रहते थे। काली मिर्च, सौंफ और गेहूं ये बीज होते हैं। इसके बाद है नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा और टमाटर, चीकू आदि में बीज पाए जाते हैं। कपड़ों में अब देखिए कुछ बात है, जैसे अगर हम बीजों को कपड़ों में बांध दें तो बीज पानी में भिगोए हुए बीजों की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो और उन अंकुरित बीजों को कहते हैं हम स्प्राउट्स, इंग्लिश में स्प्राउट्स कहते हैं। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं बीज के बारे में, जैसे अंकुरण के लिए बीज को सही वातावरण यानी तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, देखिए सभी बीजों को अंकुरित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। जैसे आपने आजकल देखा भी होगा, लैब में बहुत से प्लांट्स जो है उनको बनाया जाता है, मतलब उगाया जाता है, तो वो वहाँ पे सनलाइट तो मिलती नहीं है, तो वहाँ पे क्या क्या करते हैं, तापमान, जल और वायु को पर्याप्त मात्रा में दे देते हैं। इसी तरह से आगे देखें, अगर हम बिना बीज उगने वाले, देखिए सॉरी, बिना बीजों के उगने वाले जो पौधे हैं वो कौन कौन से हैं? गुलाब, गन्ना, केला, आलू, मनी प्लांट, एलोवेरा, पाइनस और फर्न, ये सभी प्लांट्स जो हैं ये बिना बीज के उगते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे आलू है, आलू को भी ऐसे सीधे डाल देते हैं पूरा, तो वो भी उग जाता है उसमें, क्योंकि उसका बीज नहीं, आपने देखा नहीं होगा बीज अभी तक इसका। इसी तरह से गन्ना होता है, गन्ने को भी पूरा गन्ना लेके काट के उसको पीस बना के इस ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो ऐसे हो जाता है। इसी तरह से गुलाब की भी कलम लगाकर उसको सीधे ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो भी ऐसे हो जाता है। इसी तरह से ये सभी है। आगे जो नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे पक्षियों की चोंच। अगर हम पक्षियों की चोंच के बारे में बात करें तो अलग अलग पक्षियों की चोंच अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कुछ पक्षियां हैं जैसे बाज, चील और गिद्ध, ये सब मांसाहारी पक्षी हैं और इनकी चोंच हुक के आकार की होती है। हुक के आकार, हुक यानी जैसे आपने देखा होगा कपड़े लटकाने वाला एक हुक होता है ऐसा, तो इसी आकार की होती है इनकी चोंच, क्योंकि इन्हें जो है मांस फाड़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरह की चोंच इनको मिली है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जिससे वो फल कुतरने में मदद करती है। इसके बाद है कबूतर, गौरैया आदि की जो चोंच होती है वो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है, क्योंकि इन्हें अनाज के दाने तोड़ने की आवश्यकता होती है जिससे मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की चोंच का जो आकार है वो दिखा होगा। उल्लू की अलग होती है, ये कटफोड़वा, शायद कटफोड़वा ही है, इसकी चोंच थोड़ी लंबी होती है क्योंकि ज़मीन में अंदर छेद करके कीड़ों को निकालता है। बत्तख की चोंच थोड़ी अलग होती है। कौवे की चोंच भी देखी होगी, लंबी सी होती है और उसका आकार अलग होता है। तोते की चोंच, ये तोता है, इसकी चोंच अलग तरह की होती है। अब आगे देखेंगे चोंच के बारे में, यह जैसे मछली पकड़ने वाले जैसे सारस हो गया, बुगला हो गया आदि, इनकी जो चोंच होती है वो लंबी, पतली और सुई जैसी होती है, क्योंकि इन्हें पानी के अंदर से मछली पकड़नी होती है, तो इनकी चोंच लंबी इसलिए बनाई गई है। और चोंच के बारे में अगर बात करें, कुछ पक्षियों की चोंच निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी कुछ पक्षियों की जो चोंच में होती है निस्पंदन प्रणाली, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। जैसे ही वो चोंच पानी के अंदर डालते हैं और मछली पकड़ते हैं, उसके साथ में मिट्टी भी आ जाती है, तो उस मिट्टी को या फिर और जैसे गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देती है, यानी सिर्फ मछली बचेगी, तो और जो भी उसके साथ आया वो सब निकल जाता है। इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन या निस्पंदन प्रणाली। तो ये है छानने की प्रणाली, यानी जो भी उन्होंने चोंच में लिया उसको छान देते हैं। जैसे कौन कौन से इसमें बर्ड्स आते हैं, जैसे हंस हो गया, फ्लेमिंगो हो गया और बत्तख, इन सब की चोंच में यही वाली प्रणाली पाई जाती है। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक था आज का। अब इसके बाद हम जो है अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारी क्लास अभी तक लाइक ना करी हो, शेयर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको भी इससे फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।